नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को टालने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग के बीच स्पष्ट किया कि यूपी सरकार इन परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। योगी ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करती है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 9 अगस्त को राज्य में बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स थे। इन परीक्षा में कहीं से भी कोई संक्रमण की खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा भी संपन्न कराई गई। जेईई नीट की परीक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। तो आपको यहां पर यह बताएं कि जेईई और नीट परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने पिछले एग्जाम्स का भी जिक्र किया है जो कि प्रदेश में आयोजित की गई है कोरोना काल में, और उन्होंने ये कहा कि हमने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया और उसी के वजह से हम सफलतापूर्वक उसके आयोजन कराने में कामयाब रहे। कोई ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई संक्रमण से जुड़ी हुई, और ऐसे में ये परीक्षा हो, हम इसके पक्ष में हैं। ये कहते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा कि परीक्षा के मुद्दे को लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार इसे टालने की मांग कर रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले, समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर नजर आई इसको लेकर परीक्षाओं को टालने के लिए। लेकिन अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने ये कहा कि परीक्षा पर वो अडिग हैं, वो इसके पक्ष में हैं। नीट परीक्षा मामले पर जारी संग्राम, और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया। थोड़ी दिन पहले आपने यूपी पुलिस के एक होनहार सिपाही को देखा होगा जो कि अपराधियों को डराने के लिए मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज निकाल रहा था। आज हम आपको दिखाएंगे वो होनहार सिपाही, दरोगा और सीओ जिनके कांधों पर अपराधियों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस का जलवा। दरोगा जी ने कांधे पर बंदूक तो रख ली, लेकिन देखो उसके बोझ तले दबे जा रहे थे। खाकी के लाल लाइन लगाकर खड़े हुए थे कि अपना नंबर आएगा, बाबू सोना बंदूक चलाएगा, और जब नंबर आया तो बंदूक चली, और क्या खूब चली। नंबर 2 रबड़ पैलेट, 5 प्लास्टिक पैलेट। ये प्लास्टिक पैलेट से फायर कर रहे हैं। लेकिन चलेगी कैसे? जब चलानी आएगी तब चलेगी ना। सिपहिया बाबू से लेकर थानेदार तक सब बड़ी टेंशन में थे, बड़ी मुश्किल से लोड की थी। लेकिन देखो खाकी के लाल का तमाशा सरेआम हो गया। दरअसल बाराबंकी में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था। बड्डे वाले साहब आए थे। एसपी महोदय इतराए फिर रहे थे कि देखो डीएम साहब को पता चलेगा खाकी की सेना की ताकत। परेड लगा दी थी, हाथों में पकड़ा दी थी बंदूक कि दिखाओ लाडलो अपना कमाल। खाकी का परचम फहराने के लिए 4 पुलिस वाले सामने आए। सबसे उधर वाले दरोगा जी तो बंदूक लोड करने के लिए अपने हमराही को ढूंढने लगे। बंदूक लोड हुई, धाएं आवाज आई, माहौल खुशनुमा हो गया कि लो लाज बच गई। फिर नंबर 2 वाले बाबू साहब ने बाएं पैर पर शक्तिमान का पोज देते हुए अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन मुई बंदूक ने धोखा दे दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। 5 प्लास्टिक पैलेट। ये प्लास्टिक पैलेट से फायर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सल्की राउंड चेंबर में भरना है, आगे की तरफ मजल में प्लास्टिक पैलेट्स उसको लोड करना होता है, फिर फायर होता है। 4 हिस्सों में भी। इसके बाद तीसरे नंबर के शेर ने 45 डिग्री का कोण बनाकर आसमान में छेद करने की ठानी। दरोगा जी समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से पकड़नी है, कहां छोड़नी है। पिच्छू से एक पुलिस वाले की गले की नस दुख गई थी पता बताकर। फिर जो किया वो देखने के काबिल।
45 डिग्री पे है। अब ये टीएस सेल फायर करने जा रहे हैं। पहले नंबर वाले दरोगा जी तो अपनी बारी के इंतजार में बुत बन गए थे। 2 गज का पेट फुलाए, सिंघम स्टाइल में बंदूक चलाई तो सारे गुंडे, मवाली, चोर, चक्कों के होश फाख्ता हो गए। दरोगा जी की अदृश्य गोली ने माफियाओं का सीना छलनी कर दिया। नंबर 4 प्लास्टिक पायलट सर। ये एंटी राइट गन है। इससे प्लास्टिक पिलेट्स और ये सल्की राउंड के साथ प्लास्टिक पिलेट्स फायर करते हैं। फिर बारी आई बड्डे वाले साहब की, लेकिन मुआ बंदूक थी, सरेआम नुमाइश लगाने को बेताब। नहीं चली तो नहीं चली। और फिर इस तरह से पुलिस के महाअभियान का समापन हो गया। लेकिन बाकी रह गया था यूपी पुलिस का कॉन्फिडेंस। दरअसल अपने लाडलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने जो ज्ञान दिया वो वाकई सुनने वाला है और नोट करके रखने वाला है। सुन लीजिए, धन्य हो जाएंगे। हमारे पास लाठी के अलावा कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे हम भीड़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज इसकी प्रैक्टिस का सेशन यहाँ पर था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय स्वयं उपस्थित रहे। सारे अधिकारी, राज्य अधिकारी, जिले के एसडीएम, सीओ सारे लोग थे। हम लोगों ने इसकी स्वयं भी प्रैक्टिस की और अपने सामने जो हमारे अधिकारी थाना प्रभारी थे उनकी प्रैक्टिस। हाँ एसपी साहब, क्या खूब प्रैक्टिस हुई है। आपके लाडलों की ये मॉक ड्रिल देखने के बाद तो अपराधी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस चलचित्र के चलने के बाद तो कई अपराधियों ने अपराध से तौबा कर ली। खैर आगे भी सुनिए। जो मुख्य हमारे पास उपकरण हैं उसमें जो सबसे कॉमन है वो टीयर गैस है, जो बड़ा पॉपुलर है पब्लिक में। लेकिन हाँ, उससे ज्यादा तो पॉपुलर अब आपकी पुलिस हो गई है एसपी साहब। स्टन शेल होता है जिसमें धमाकेदार आवाज़ होती है, आदमी घबरा कर भीड़ से हट जाता है। रबर बुलेट्स होती हैं जिनको हम संयमित ढंग से इस प्रकार से प्रहार करते हैं कि लोगों को हल्की चोट आए और लोग तितर-बितर हो जाएं। सच बताएं एसपी साहब, अगर आप खाकी में नहीं होते, कांधे पर लगे अशोक के ललाट और टोपी पर चस्पा यूपी पुलिस के तमगे के साथ अवतरित ना होते तो आपको संत समझ लिया जाता। गगन में बैठे देवी देवता आप पर पुष्पों की वर्षा करते, जो अपने लाडलों की प्रतिभा का सार संसार को सुनाया। खैर, इस मॉक ड्रिल को देखने के बाद लगता है कि विलुप्त हो चुकी मुंह से ठां ठां की आवाज निकालने वाली प्रतिभा को फिर से जीवंत करना होगा, क्योंकि बंदूकें तो इनसे चलने से रही। इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से हरी शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के आखिरी वर्ष के एग्जाम करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। योगी सरकार में माफियाओं के दिन लद गए हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई ने सीधा और सपाट संदेश दे दिया है कि यूपी में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं। योगी सरकार की सख्ती ने माफियाओं के होश फाख्ता कर दिया। 2017 की शुरुआत में ही आगाज कर दिया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स की शुरुआत हुई। लेकिन अब दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। ये दूसरा चरण सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ है, जिन्होंने अपनी गुंडई और दबंगई के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने साम्राज्य को खड़ा किया। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर कब्जाई हुई जमीन पर बने टावर्स को जमींदोज कर दिया गया। एक झटके में पाप के किले को ध्वस्त कर दिया गया था। तो वहीं बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज में कार्रवाई का डंडा चला और 7 संपत्तियों पर सरकारी मोहर लगा दी। गुंडई और दबंगई के दम पर बनाई गई करोड़ों की संपत्ति के ध्वस्तीकरण और जब्त होने की कार्रवाई ने गुंडे माफियाओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी।
लेकिन ये कार्रवाई का डंडा इन माफियाओं पर पहली बार नहीं चला। पिछले 1 बरस से मुख्तार अंसारी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। मुख्तार की 70 करोड़ की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में ये कार्रवाई हुई। 41 करोड़ के अवैध धंधों पर ताला लटक गया। मुख्तार गैंग के 96 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं 75 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए। योगी सरकार में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता गया, जिसमें अवैध बूचड़खाने मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 8 लोगों पर गैंगस्टर लगा, जिससे 2.5 करोड़ की आय बंद हो गई। अवैध पार्किंग और ठेकेदारी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मछली के अवैध कारोबार में लिप्त 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मछली कारोबार से 38 करोड़ का मुनाफा मुख्तार को होता था। गाजीपुर में 27.5 करोड़ की 50 बीघा जमीन को भी जब्त कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्तार अंसारी के गुर्गे राकेश पांडे को मार गिराया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में राकेश पांडे शामिल था। वहीं 50,000 का इनामी बदमाश ब्रजेश सोनकर गिरफ्तार कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का सिंडिकेट यही ब्रजेश सोनकर चलाता है। मुख्तार गैंग का शार्प शूटर हरकेश यादव का भी एनकाउंटर किया गया और इसी के साथ मुख्तार गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया। योगी सरकार में लगातार मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सीधा और सपाट संदेश है कि जरायम की उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत और जगह नहीं है। देश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से संगठित और सफेदपोश माफिया अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, उससे उन्हें संरक्षण देने वाले जिन दलों की सरकारों में इस प्रकार के अपराधी फले फूले, उनमें बेचैनी होनी स्वाभाविक है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के अपराधियों के खिलाफ इस अभियान पर उनकी बेचैनी दिख रही है, उनके बयानों से दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसका संदेश योगी आदित्यनाथ जी और यूपी की पुलिस ने दे दिया है। वहीं इस कार्रवाई को विपक्ष का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन अगर मगर के साथ विपक्ष ने समर्थन देने के साथ साथ पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ को लेकर सरकार से ही सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है कि जो रोज रोज की घटनाएं हैं और जिस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इस पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जहां तक जो लोग अपराध में लिप्त है, इस तरह की घटनाओं में लिप्त है, आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है? पुलिसिया सिस्टम फेल है, अपराधी और सरकार का गठजोड़ है, जो बहुत सारे मामलों में स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार उन अपराधियों के प्रति गंभीर नहीं है और केवल छोटी कार्रवाई करके घरों को गिराकर सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। कड़े कार्रवाई करने पड़ेंगे, तभी जाकर इस तरह की घटनाओं पर लगाम। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी इस कार्रवाई का समर्थन करते नजर आए और इस तरह की कार्रवाई आगे भी होते रहने की बात कही। ये फायदा तब होगा जब इसी तरह के दूसरे जो अपराधी हैं, जिनको की सूचीबद्ध किया गया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो और इस तरह के जो माफिया पनपे हैं, मान लीजिए कल दिखाया गया है कि 2 मकान गिराए गए एक आदमी के और वो इल्लीगल थे, अवैध थे। तो अवैध मकान बनने किसने दिया? एलडीए ने बनने दिया। तो जिसने बनने दिया, जिसने उसको बिजली का कनेक्शन दिया, जिसने उसको पानी का कनेक्शन दिया, इनके खिलाफ भी जब तक इनको पनपने जो शरण दे रहे थे, जो पनपने दे रहे थे, जब तक इनके खिलाफ भी नहीं कार्रवाई होगी, तब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी। फिलहाल योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई ने मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबलियों की टेंशन बढ़ा दी है, जो दशकों से लगातार अपराध के दम पर अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। इसके साथ ही यूपी में छिपे अपराधी भी घबराए हुए हैं, जिनको इस कार्रवाई के जरिए सीधा और सपाट संदेश योगी सरकार ने दे दिया है कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। राजनीति में अपराधियों का दखल कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आम बात है, लेकिन
एक सरकार अब ऐसी आई है जब राजनीति में जो अपराधी थे उनके खिलाफ उसने एक मुहिम छेड़ रखा है। और आप देख सकते हैं, नज़ारा हम दिखाते हैं आपको। ये जो एक नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ध्वस्तीकरण देख रहे हैं, ये किसान ने बताया जाता है ये मुख्तार अंसारी की जो बाहुबली विधायक हैं उनके परिवार का बताया जा रहा है। यहाँ पता ये चला कि ये उन लोग के ज़मीन कब्जाई गई हुई है। यहाँ जो मकान बनाया गया है वहाँ नक्शा गलत है, पास नहीं हुआ है। उसके बाद पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, उसके बाद ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहीं नहीं रुकता है। सवाल दूसरा बड़ा होता है कि क्या मुख्तार अंसारी को बड़ा बनाने वाले या उनको शरण देने वाले वो आखिर क्यों बचे, कैसे बचे, ये एक बड़ा सवाल है। और माना ये जा रहा है कि अभी और ऐसे घर हैं, इमारतें हैं जो मुख्तार अंसारी ने गलत तरीके से बनाया है, यूँ कह लीजिए अतीक ने गलत तरीके बनाया, यूँ कह लीजिए, और अपराधियों ने गलत तरीके बनाया, उन सब पर कार्रवाई होगी। और ये जो ग्रैंडियर अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इस पर भी नज़र है एलडीए के ख़ास तौर से। उसका ये मानना है कि ये भी, इसको भी गलत तरीके से बनाया गया, ये भी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। ज़मीन की जांच चल रही है कि जो ज़मीन है वो सही है कि नहीं, यानी कि इसके कागज़ चेक किए जा रहे हैं। अगर कागज़ गलत होंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि क्या अतीक, मुख्तार, इन जैसों पर कार्रवाई करके क्या क्राइम को रोका जा सकता है, या फिर उन लोगों पर लगाम लग सकती है जो इन लोगों को शरण देते हैं। क्योंकि सवाल बड़ा है, मुख्तार और अतीक इतने बड़े आखिर कैसे बन गए कि सरकार को पूरा ध्यान इन पर लगाना पड़ा। सवाल ये बड़ा बनता है कि आखिर जो अपराधी थे वो राजनीति में अपनी पैठ इतनी गहरी कैसे कर लेते हैं कि जब चुनाव आता है तो राजनीति उनके बगैर चलती नहीं है। वोट इधर से उधर हो जाता है जिधर उनकी नज़रें फिरती हैं, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे चुलबुल सिंह है, कोई भी हो, तमाम ऐसे फहरिस्त लंबी है। लेकिन अब एक्शन शुरू हो चुका है तो अपोजिशन वही ये कह रही है कि सिर्फ क्या इन कार्रवाई करने से ही क्या क्राइम रुक जाएगा, क्या सिर्फ कुछ इमारतें गिराने से जो मुख्तार और अतीक का बनना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उनका ये कहना है कि जिन्होंने शरण दी, अगर गलत ज़मीन पर कब्जा किया है तो उनको दीजिए, जिन्होंने इसको सत्यापित किया था उन पर भी कार्रवाई करिए। अगर इमारत गलत बनी है तो जो एलडीए ने या फिर एडीए ने, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर उनको पास किया है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए। यानी कि जिन्होंने शरण दिया है या फिर उनके पाप की भागीदारी बने हैं उन पर भी कार्रवाई करिए। ये टोकन जो पूरा चला जा रहा मामला ये नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि सरकार आगे से बढ़ती है। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि अब योगी राज आ चुका है, यानी योगी राज में राक्षसों की, अपराधियों की कोई भी जगह नहीं होगी। तो अब देखना है कि अगली कार्रवाई कहाँ होती है, कब होती है और किस पर होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं बरेली में सीएम योगी के आदेश पर बन रहा 300 बेड का कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री और बरेली प्रशासन की पहल रंग लाती हुई नजर आ रही है। बरेली प्रशासन ने आईएमए से आग्रह किया था कि प्राइवेट डॉक्टर भी 300 बेड के इस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे, जिसमें आईएमए की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि 180 डॉक्टर 300 बेड के हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देंगे। मुरादाबाद के टीएमयू के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित बैंक मैनेजर ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। आपको ये बताएं कि 9 दिन के भीतर दूसरे कोरोना मरीज ने खुदकुशी किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ हाईवे और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सूचना से परिवार वालों में कोहराम मच गया। टीएमयू कोविड अस्पताल की छत से कूदकर जान देने वाले राजेश कुमार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार के रहने वाले थे। बिलारी शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक थे। पिछले दिनों उन्हें खांसी बुखार की शिकायत होने पर कोरोना की जांच कराई गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें 25 अगस्त को टीएमयू स्थित 603 नंबर प्राइवेट कमरे में भर्ती किया गया था और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी लगा ली। ऐसे ही करेंगे, पूरा प्रोग्राम सेट करके आऊँ। कानपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चकेरी मोड़ हाईवे पर एक ट्रक से 500 पेटी अवैध शराब की बरामदगी की है। हरियाणा निर्मित अवैध शराब की सप्लाई की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम यहां पर पहुंची और साथ ही साथ अहिरवा चौकी प्रभारी विजय शुक्ला ने चकेरी मोड़ हाईवे के पास चेकिंग भी शुरू की। तभी एक ट्रक चालक ट्रक को हाईवे किनारे छोड़कर भाग निकला। शक होने पर पुलिस ने जांच की तो उसे भारी मात्रा में शराब की पेटी मिली, जिसकी कीमत लाखों में है। ट्रक पश्चिम बंगाल का है। ट्रक के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है।
वहीं गाजीपुर में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के आदेश पर नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सदर कोतवाली इलाके के छाबनी लाइन इलाके में मौजूद बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज में 8 जनवरी 2020 को टीईटी की परीक्षा में एसटीएफ ने नकल करके पकड़ा था, जिसमें प्रबंधक पारसनाथ कुशवाहा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में पारसनाथ कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और शुक्रवार को मुनादी के बाद संपत्ति सीज की कार्रवाई की गई। चलिए बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जहां पर आतंकी अबू यूसुफ मामले में एसबी की कार्रवाई। आपको ये बताएं कि लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अधिसूचना संग्रह में लापरवाही बरतने का आरोप इन तमाम पुलिसकर्मियों पर कोतवाली उतरौला एसएचओ चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी। आतंकी अबू यूसुफ के घर से विस्फोटक मिले थे और उसके बाद तमाम तरह के गंभीर सवाल, लेकिन इन सबके बीच ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी में चौका घाट इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मरने वालों में एक ट्रॉली चालक है, जबकि दूसरे की पहचान हिस्ट्री शीटर अभिषेक के तौर पर की गई है, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के हटिया का रहने वाला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस वारदात की हर पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अभिषेक के साथ बाइक पर सवार दीपक गंभीर रूप से घायल है, जिसका शहर के सिंह मेडिकल में इलाज चल रहा है। पुलिस की अब तक की जांच में जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली है। हिस्ट्री शीटर अभिषेक के व्हाट्सएप चैट में हथियारों की सौदेबाजी और नारकोटिक्स खरीद फरोख्त की बात सामने आई है। पुलिस ने इस एंगल पर काम करते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ा दिया है और इन धंधों से जुड़े कई बदमाशों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं गाजीपुर के दिलदार नगर थाना इलाके के भरवलिया गांव में पुलिया पर बैठे एक छात्र की बाइक सवार 3 हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दौड़कर 2 हमलावरों को पकड़ लिया। तीसरा भागने में सफल रहा। वारदात की सूचना मिलते ही जमनिया एसडीएम और सीओ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस हमलावरों से पूछताछ में जुटी हुई है। मृतक की पहचान सुरेंद्र यादव के तौर पर की गई है, जो कि हिंदू पीजी कॉलेज जमनिया गाजीपुर में पढ़ता था। वहीं ग्रामीणों की पिटाई से घायल एक हमलावर की मौत हो गई। इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का होना बताया जा रहा है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।